हेलो एवरीवन। सो हम पढ़े थे सीआरबीसी थ्रू वन लाइनर फैक्ट्स और ये है पार्ट नंबर 12। स्टार्ट करते हैं। सो मैं स्टार्ट करना था यहाँ पे प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो ये प्रोवाइड किए गए हैं अंडर चैप्टर 31 में, जो कि सेक्शन 406 से लेके 4012 तक दी गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 406 में है, ये पावर बताता है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट केस किन केसेस को सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ पे दी गई हुई है केसेस को ट्रांसफर करने की वन कोर्ट से अनदर कोर्ट में। सो ये जो पावर है 406 में सीआरपीसी के, वो सिमिलर है सेक्शन 25 सीपीसी में जो दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट में जो मतलब या उनके सबॉर्डिनेट हाई मतलब हाई कोर्ट में जितने भी केसेस हैं, या जो उन हाई कोर्ट के अंडर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसमें अगर कुछ केसेस पेंडिंग हैं तो वो किसी दूसरे हाई कोर्ट में भेजना चाहते हैं, जो किसी दूसरे हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, तो वो यहाँ पे ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर जो एप्लीकेशन यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है अंडर सेक्शन 406 में, उसको फाइल कौन कर सकता है? तो या तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर सकते हैं, या फिर कोई पार्टी इंटरेस्टेड है तो वो कर सकती है। फिर यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय हाई कोर्ट्स जो है, वो यहाँ पे सेक्शन 407 में प्रोवाइड की गई है। तो जो हाई कोर्ट है यहाँ पे, वो एक्सरसाइज कर सकता है पावर 407 में, या तो ऑन मोशन पे भी कर सकता है वो, या फिर वो एप्लीकेशन किसी इंटरेस्टेड पार्टी ने की हो, या फिर किसी लोअर कोर्ट ने रिपोर्ट की हो। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा अलग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या रहता है कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, या फिर इंटरेस्टेड पार्टी तो करती है, लेकिन हाई कोर्ट ऑन मोशन पे भी कर सकता है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, या फिर यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट है तो भी यहाँ पे कर सकता है। फिर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ केसेस की, जो हाई कोर्ट की है, वो शैल बी मेड बाय मोशन except when the applicant is advocate general of state supported by affidavit। इसमें बता रहा है कि जो एप्लीकेशन यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है हाई कोर्ट में, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल रहता है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन की जाती है, अगर वो एप्लीकेशन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कर रहा है तो ठीक है, एडवोकेट जनरल अगर कर रहा है, ऐसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल करता है, ठीक। अगर उसके अलावा कोई और कर रहा है तो उसको सपोज सपोर्टेड बाय एफिडेविट होना चाहिए, मतलब एफिडेविट से सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। फिर जो सेक्शन 408 है, वो बताता है कि सीआरपीसी में की जो पावर्स है यहाँ पे सेशन जज की, कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं केसेस एंड अपील्स को। यहाँ पे जो सेशन जज है, वो भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर जो ट्रांसफर करने के लिए है सेक्शन 408 में। या तो वो ऑन मोशन कर सकते हैं, मतलब आइदर ऑन कर सकते हैं, या फिर रिपोर्ट जो है लोअर कोर्ट की, उसके बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर किसी एप्लीकेशन की होगी इंटरेस्टेड पार्टी ने। मतलब सेम तरीका जैसा हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में रहता है, बस हाई कोर्ट में एक एडवोकेट जनरल का अलग से दिया था, इसमें यहाँ पे एडवोकेट जनरल वाली बात नहीं है। फिर सेक्शन 409 की बात करें, तो यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज की बात करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेशन जज है, वो किसी भी केसेस को विड्रॉ करके या तो किसी दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हैं, या खुद वो यहाँ पे हियर कर सकते हैं केसेस को, तो उनसे रिलेटेड होता है। वैसे ही सेक्शन 4010 है, यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो या तो केसेस को किसी भी मैजिस्ट्रेट जो उनके सबऑर्डिनेट है उनको ट्रायल करने के लिए दे सकते हैं, या उनसे जो है लेके खुद ट्रायल कर सकते हैं। इस तरीके से किया जा सकता है। या फिर किसी पर्सन का जो केस है, एक मिनट बता देता हूँ मैं। या फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो रिकॉल कर सकते हैं केस जो भी उन्होंने मेड ओवर किया था यहाँ पे, बाय अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 192 में, और वो इंक्वायर और ट्राई कर सकते हैं उस केस को खुद ही से, मतलब खुद से जो केस उन्होंने 192 सेक्शन के सब सेक्शन 2 में दे दिया था किसी और मैजिस्ट्रेट को, वो खुद यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं उसको। फिर जो सेक्शन 4012 है, बताता है कि जहाँ पे सेशन जज है या मैजिस्ट्रेट है, अगर वो यहाँ पे मतलब कोई भी ऑर्डर यहाँ पे कर रहे हैं सेक्शन 408, 409, 4010 एंड 411, मतलब तो उनको यहाँ पे रीजंस देना पड़ेगा उससे रिलेटेड कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। शैल रिकॉर्ड्स रीजन फॉर मेकिंग इट। अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जनरल सी बात है कि उनको बताना पड़ेगा ना कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो ये वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हो जाएगा। सपोज करिए कि कोई बायस्ड होगा कोई जज, तो वो सोचता होगा कि ये केस मैं ट्रायल करूं, तो साथ से उनको रीजन भी लिखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि किसी भी केस को कहीं से भी कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाए।
तो इस तरीके से फिर जो प्रोविजन से रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो प्रोवाइड किए गए चैप्टर 32 में, जो कि सेक्शन 413 से लेके 435 तक है। तो सेक्शन 413 जो है वो बताता है कि जब भी कोई केस है अगर वो सबमिट किया गया है हाई कोर्ट के पास, जैसे कभी किसी को डेथ सेंटेंस होती है तो पता है कि हाई कोर्ट की कंफर्मेशन होना चाहिए, तो हाई कोर्ट को कंफर्म करने के लिए भेजा गया था। जैसे कि सेंटेंस ऑफ डेथ है तो जो भी कोर्ट ऑफ सेशन है वो अगर रिसीव कर लेता है आप कंफर्मेशन का ऑर्डर या फिर कोई अदर ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे पास किया हो उस केस में, तो वो फिर उसको कैरी आउट करेगा उस ऑर्डर को, मतलब उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल सी बात है। अब 414 में जो है सेक्शन में उसमें ये बताया हुआ है कि जो सेंटेंस है डेथ की वो पास की गई अगर हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब अपील में, रिवीजन में, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसको वो ऑर्डर रिसीव होने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो जनरल सी बात हम करें तो अगर 413 एंड 414 में अगर एक डिफरेंस समझना हो तो 413 में क्या है कि जो सेंटेंस पास की गई है वो तो यहाँ पे सेशन कोर्ट ने पास की है, पर सेशन कोर्ट की सेंटेंस को पास करने के बाद क्या हुआ है कि उसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट ने की है और हाई कोर्ट की कंफर्मेशन मिल जाने के बाद यहाँ पे सेशन कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर हम सेक्शन 414 की बात करें तो 414 ये है कि जब यहाँ पे किसी ने कंफर्मेशन करने के लिए भेजा नहीं है हाई कोर्ट के पास इस वाले सेक्शन में कि कंफर्म करने के लिए किसी ने यहाँ पे सेंड नहीं किया हाई कोर्ट को ये केस, पर हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये अपील में या रिवीजन में ये केस को डिसाइड किया है, तो फिर उसके बाद वो सेशन कोर्ट को अपने ऑर्डर्स जो है वो दे देता है, तो सेशन कोर्ट ऑर्डर्स को रिसीव करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। बस सिंपल सी बात है। फिर सेक्शन 415 की बात करें तो ये बताता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, तो जब भी यहाँ पे कोई अपील होगी किसी भी जजमेंट की फ्रॉम द हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया जाएगा जब तक कि पीरियड अलाउ किया जाता है उस पीरियड में, मतलब अपील वगैरह डिसाइड करने के लिए, जब तक कि वो पीरियड एक्सपायर ना हो जाए, और अगर नहीं तो फिर जब तक वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। मतलब जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस है, अगर उसकी अपील जो है जजमेंट की हाई कोर्ट की वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो उसको यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया जाएगा जब तक कि जो पीरियड अलाउ किया जाता है अपील करने के लिए वो एक्सपायर ना हो गया हो, या फिर अगर उसने उस पीरियड के दौरान अपील कर दी तो तब तक की अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाए। अब है सेक्शन 416, तो 416 बात करता है यहाँ पे पावर है यहाँ पे हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट जो है वो कम्यूट कर सकती है सेंटेंस ऑफ डेथ को इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। सो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन की जो पनिशमेंट रहती है वो क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्या बता रहे हैं कि जैसे दो लोगों की लाइफ का सवाल होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। सपोज करिए कि अगर प्रेग्नेंट वुमन को अगर डेथ सेंटेंस इशू की गई है, तो अगर वुमन प्रेग्नेंट है और उसको डेथ सेंटेंस दे देंगे तो उसके साथ जो उसके वॉम में जो मतलब चाइल्ड है उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो तो इनोसेंट है, उसकी कैसे यहाँ पे डेथ हो सकती है, इसलिए इस सेक्शन को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे कम्यूट करके ऐसा नहीं है कि उस पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, यहाँ पे पूरी तरीके से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे सस्पेंड करने के बजाय, मतलब सॉरी, सस्पेंड करने के बजाय यहाँ पे कम्यूट कर दिया जा रहा है, मतलब डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजन कर देंगे अगर वुमन प्रेग्नेंट हो। तो उसका मतलब ये होता है कि जनरली क्या होता है कि वुमन जैसे प्रेग्नेंट है तो जैसे जब वो चाइल्ड को डिलीवर करने के बाद भी जो चाइल्ड रहता है उसको इनिशियली 3 या 4 इयर्स तक अपनी मदर की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से कैसा रहता है कि सिर्फ मदर की यहाँ पे एक ये रोल नहीं है कि सिर्फ वो अपने चाइल्ड को डिलीवर करे, इसलिए यहाँ पे उसको कम्यूट कर दिया जाता है। तो इसके बारे में एक केस था, नालिनी का केस था, आपको पता होगा, जो राजीव गांधी एसेसिनेशन केस पे था। तो उसमें जो वन ऑफ द एक्यूज थी उसमें नालिनी थी, तो नालिनी को जब यहाँ पे सजा वगैरह हो रही थी तो वो प्रेग्नेंट थी शायद, तो उसकी जो डेथ सेंटेंस थी उस पे यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया था, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, मतलब मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैंने कहीं तो ये सुना था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 417 की, तो 417 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि किस प्लेस पे उस पर्सन को रखा जाएगा जिसको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट किया गया है। मतलब उसको जैसे किसी पर्सन को यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी तो कहाँ पे उसको रखा जाएगा, उसकी उसके उसको यहाँ पे कौन डायरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है। तो इम्प्रिजन और कमिटेड टू कस्टडी शैल बी कन्फाइंड, ऐसा वहां पे ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। फिर सेक्शन 480 की बात करें तो ये बताता है कि जहां पे भी एक्यूज को अगर सेंटेंस किया गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और या फिर फॉर अ टर्म, तो कोर्ट यहाँ पे जो पास कर रही है सेंटेंस वो फॉरवर्ड कर देगी वारंट को किस टू द जेल विच ही इज टू बी कन्फाइंड।
तो यहाँ पे सपोज करिए किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या किसी भी तरीके का कुछ भी टर्म का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे दिया होगा, तो जो उसका वारंट होगा, उस वारंट को किसको फॉरवर्ड कर देंगे, तो जेल को फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ पे उस पर्सन को कन्फाइन करके रखा जाना है। फिर एज पर सेक्शन 419 की बात करें तो जो एवरी वारंट है एग्जीक्यूशन के लिए वो शैल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल और अदर प्लेस इन विच द प्रिजनर इज टू बी कन्फाइंड। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अगर हम किसी का वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका जो वारंट होगा उसको डायरेक्ट किसको करेंगे, जब भी यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट वगैरह का होगा तो जेल में करेंगे। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को यहाँ पे वारंट भेजा जाएगा, मतलब जब भी किसी को यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं और उसको कन्फाइन करना है तो उसका जो कन्फाइन का वारंट किसको दिया जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। और सेक्शन 420 जो है बताता है कि जो और यहाँ पे जो वारंट है वो लॉज किसके पास रहेगा, मतलब यहाँ पे किसके पास वो वारंट हमेशा के लिए रहेगा जब तक वो यहाँ पे किसी जेल के अंदर वो पर्सन कन्फाइन करके रखा जाता है। तो वारंट किसके पास लॉज होगा, तो जेलर के पास होगा। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, 419 में अगर वारंट है किसी को किसको देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, और वो लॉज किसके पास रहेगा, तो जेलर के पास रहेगा। अब सेक्शन 421 है बताता है कि जब भी कोई ऑफेंडर है अगर उसको सेंटेंस किया गया है कि वो फाइन पे करे, तो कोर्ट जो है वो पास करते टाइम सेंटेंस वो यहाँ पे एक्शंस ले सकती है रिकवरी ऑफ फाइन करने के लिए। क्या क्या एक्शंस ले सकती है, मतलब यहाँ पे रिकवरी फाइन किस तरीके से किया जाएगा, तो या तो आइदर वे, मतलब या तो इन दोनों में से किसी एक वे में करेगी या तो दोनों भी कर सकती है, आइदर और इन बोथ वेज में कर सकती है। तो वो कौन कौन से वेज है देख लेते हैं। सबसे पहले या तो वो यहाँ पे अटैच कर सकती है या सेल कर सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी ऑफेंडर की है, या फिर वो एक वारंट इशू कर सकते हैं कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कि वो रियलाइज करेगा अमाउंट एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो भी उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं डिफॉल्टर के। इस तरीके से यहाँ पे फाइन वगैरह लिवाई किया जाता है। तो फाइन अगर लिवाई करना होगा तो ये दो तरीके हैं। अब सेक्शन 422 बताता है कि जो वारंट इशू किया जाता है सबसेक्शन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 में ऑफ सेक्शन 421 में, तो उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट में किया जा सकता है। And it shall authorize the attachment or the sale of the such property outside the jurisdiction, then it is endorsed by the district magistrate within whose local jurisdiction the property is found। तो सिंपल सी बात है कि क्या है कि अगर सपोज करिए कि हमें किसी की प्रॉपर्टी से फाइन वगैरह रिकवर करना है, तो फाइन रिकवर अगर वो लोकल जुरिडिक्शन में है प्रॉपर्टी जिस कोर्ट ने यहाँ पे इशू किया, तो वो तो डायरेक्टली यहाँ पे अटैचमेंट सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी आउटसाइड द जुरिडिक्शन अगर यहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसका यहाँ पे एंडोर्समेंट किस तरीके से होगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वहाँ की जहाँ पे प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे एंडोर्स करेंगे उसको, मतलब वहाँ पे उनके डीएम के थ्रू होगी जिस जगह आउटसाइड अगर जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी जिससे यहाँ पे फाइन वगैरह रिकवर करना है। तो फिर सेक्शन 423 है वो बताता है कि वारंट फॉर लिवाई ऑफ फाइन वो जो है वो इशू किया जाएगा कोर्ट को इन एनी टेरिटरी टू विच द कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें किसी ऐसी टेरिटरी में लिवाई ऑफ फाइन इशू करना है जहाँ पे जो सीआरपीसी है वो उस जगह पे एक्सटेंड नहीं करता, तो किस तरीके से किया जाएगा। तो ये मतलब बहुत ही कम पूछा जाने वाला सेक्शन है मेरे अकॉर्डिंग। तो उसमें कुछ नहीं बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जहाँ पे अगर ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ पे सीपीसी उस जगह पे अप्लाई होता है, और सीपीसी के अकॉर्डिंग वहां पे ऐसा होता है मेरे हिसाब से। मैं देख लेता हूँ। तो ऐसी जगह कलेक्टर को भेजेंगे, मतलब जहाँ पे ये कोड एक्सटेंड होता है। अगर सपोज करिए हमें ऐसी जगह पे कहीं पे लिवाई ऑफ फाइन करना है जहाँ पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता, तो वहां पे हम ऐसी जगह पे भेज देंगे उसके पास जहाँ पे सीआरपीसी अप्लाई होता है, उस जगह के कलेक्टर को भेज देंगे, उस तरीके से रिकवर कर लेगा। सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 224 की, तो ये बताता है सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की जो मतलब ये जो है सस्पेंशन है एग्जीक्यूशन है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह को वो किस तरीके से किया जाता है। तो सेक्शन 224 जो है वो बताता है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस होगा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा और रिलीज किया जा सकता है ऑफेंडर को ऑन द एग्जीक्यूशन बाय द ऑफेंडर आ बॉन्ड।
तो यहाँ पे वो बॉन्ड वगैरह अगर एग्जीक्यूट कर देता है तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट वगैरह है उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और ऑफेंडर को रिलीज कर दिया जाता है। और कंडीशन उस पर लगाई जाती है कि वो कोर्ट के पास यहाँ पे अपीयर होगा उस डेट पे, और वो पेमेंट करते रहेगा अपने फाइन को इंस्टॉलमेंट्स में, या मतलब पेमेंट करेगा फाइन जो भी है, या फिर जो इंस्टॉलमेंट्स में अगर उसको अलाउ किया होगा उस तरीके से पेमेंट वगैरह करता रहेगा। तो अब जो भी यहाँ पे फाइन और इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे सेक्शन 224 में, वो यहाँ पे अगर वो उस टाइम पे मेड नहीं किया था, इज नॉट मेड ऑन और बिफोर द डेट फिक्स, या तो उस डेट के पहले या उस डेट पे वो जो फाइन वगैरह या इंस्टॉलमेंट में जो उसको पे करना था अगर वो नहीं करता है, तो कोर्ट जो है वो उसको डायरेक्ट कर देगी इम्प्रिजनमेंट के लिए, टू बी कैरिड आउट इनटू एग्जीक्यूशन। तो उसका फिर इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो। अब जो सेक्शन 425 सॉरी 425 जो सेक्शन है यहाँ पे वो बताता है कि जो भी वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस है वो इशू किया जा सकता है या तो जज को या फिर मैजिस्ट्रेट को, हु पास द सेंटेंस। मतलब यहाँ पे जो वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कौन कौन कर सकता है, वो कौन इशू कर सकता है, तो या तो वो जज और मैजिस्ट्रेट करेगा जिसने वो पास किया है, या फिर उसके सक्सेसर इन ऑफिस जो होंगे वो लोग करेंगे। सिंपल सी बात है कि क्या होता है कि इससे कहीं कोई मैजिस्ट्रेट या जज है, तो या तो उन्हीं ने वो सेंटेंस पास की होगी तो वो उसका एग्जीक्यूशन कौन कराएंगे, या तो वो खुद ही कराएंगे, या फिर सपोज करिए वो जज और जो मैजिस्ट्रेट है उनका ट्रांसफर हो गया, तो उनकी जो जगह पे जो जज और मैजिस्ट्रेट आए होंगे वो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर कर देंगे। बस सिंपल सी बात है। अब सेक्शन 426 की बात करें तो यहाँ पे बताता है कि सेंटेंस ऑन एस्केप कन्विक्ट टेक इफेक्ट इमीडिएटली। तो क्या क्या मतलब होता है कि अब वो सपोज करिए कि किसी पर्सन को यहाँ पे सेंटेंस हुई थी और वो एस्केप हो गया, एस्केप कन्विक्ट है मतलब भागा हुआ है, तो जैसे ही वो यहाँ पे मिलेगा उसको इमीडिएटली यहाँ पे टेक इफेक्ट कर देंगे। अब सेक्शन 427 की बात करें तो बताता है कि सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस शैल कमेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू विच ही हैज प्रीवियसली सेंटेंस। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पर्सन है अगर वो ऑलरेडी सेंटेंस है किसी अनदर ऑफेंस के लिए, तो उसकी जो है जो कमेंसमेंट होगी वो जब उस पर्सन की पुराने इम्प्रिजनमेंट में एक्सपायर हो जाती है, मतलब जैसे सपोज करिए किसी पर्सन को दो इम्प्रिजनमेंट मिले दो अलग अलग ऑफेंस के लिए। अब सपोज करिए कि दूसरे इम्प्रिजनमेंट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से एग्जीक्यूशन होना है, तो जब पहला उसका एग्जीक्यूशन जैसे मतलब सॉरी पहला उसका जो इम्प्रिजनमेंट है जैसे ही खत्म होता है दूसरा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और अनलेस अनलेस जब तक मतलब अनलेस मतलब होता है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो यहाँ पे बता सकती है कि जो सब्सिक्वेंट सेंटेंस है वो रन कॉन्करेंटली होगी विद द प्रीवियस सेंटेंस, तो प्रीवियस सेंटेंस के साथ दूसरी जो सेंटेंस है वो कॉन्करेंटली भी रन हो सकती है अगर कोर्ट ऐसा चाहे। तो सिंपल सी बात है, इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि सपोज करिए किसी को दो इम्प्रिजनमेंट हो गई, किसी कोर्ट ने ऐसा सुना है कि एक सेंटेंस के लिए इसको एक साल मतलब एक ऑफेंस के लिए इसको एक साल की सजा मिलती है, फिर दूसरे ऑफेंस के लिए इसको एक और साल की सजा मिलती है। तो क्या होता है कि जैसी उसकी एक ऑफेंस की एक साल की सजा खत्म होगी दूसरी ऑफेंस की दूसरी साल की सजा उसकी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट ऐसे डायरेक्ट कर सकती है कि जो सब्सिक्वेंट सेंटेंस होगी वो कॉन्करेंटली रन होगी। तो अगर ऐसा होगा तो उसमें फिर क्या होगा कि एक ऑफेंस की एक ही साल सजा मिलेगी और दूसरी वाली जो ऑफेंस की सजा मिली है वो पहले के साथ ही कॉन्करेंटली रन होगी, तो एक साल में टोटल आदमी दोनों ऑफेंस की सजा काट के फ्री हो जाएगा। ऐसा होता है। फिर सेक्शन 428 है वो बताता है कि जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है अगर एक्यूज है वो यहाँ पे अंडरगोन कर सकता है, मतलब अंडरगोन हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए, तो उसको यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है सेक्शन 428 जो है प्रोवाइड करता है द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि उसने सेम ऑफेंस के लिए किया है। इन्वेस्टिगेशन ट्रायल वगैरह में जो भी वो ऑफेंस को जितनी पनिशमेंट वो काट चुका है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल वगैरह में प्रोवाइडेड लिखा है, लेकिन यहाँ पे कि जो सच पीरियड ऑफ टेंशन है वो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन में यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो जो अगर वो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन करेगा तो उसके लिए अलग से उसको इम्प्रिजनमेंट होगी क्योंकि उसको अलग से जाना जाना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी उसने जो अगर कोई ऑफेंस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान वो जेल में रह चुका है तो वो यहाँ पे सेट ऑफ। अब सेक्शन 430 बताता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे है जिसको सेंटेंस हुआ है
बस सॉरी, यहाँ पे जो सेक्शन 430 है वो बताता है कि अगर कोई पर्सन है उसको यहाँ पे सेंटेंस जो थी वो फुली एग्जीक्यूट हो गई है, तो जो ऑफिसर है एग्जीक्यूट करने के बाद वो रिटर्न कर देगा वारंट को कोर्ट में जिसने यहाँ पे इशू किया था, और उसमें एंडोर्समेंट कर देगा कि जो सेंटेंस है वो एग्जीक्यूट कर दी गई है। तो मतलब जो पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा सेंटेंस वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो अगर सेंटेंस फुली एग्जीक्यूट हो गई है तो उसके बाद भी कोर्ट को यहाँ पे अपनी एंडोर्समेंट करने के बाद वो इंटीमेट करता है एक तरीके से कि ये जो सेंटेंस आपने एग्जीक्यूट करने के लिए दी थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर सेक्शन 431 है वो प्रोवाइड करता है कि जो इफ द मनी इज पेबल बाय द वर्च्यू ऑफ एनी ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट एंड नो मेथड ऑफ रिकवरी इज प्रोवाइडेड देन इट शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन। तो जो सेक्शन 431 में बताता है कि अगर कोई मनी है वो पेबल होना थी किसी ऑर्डर जो कि कोर्ट ने किया, और यहाँ पे कोई मेथड नहीं बताया कि किस तरीके से वो रिकवर की जाएगी, तो उसको उस तरीके से रिकवर कर लेंगे जैसे फाइन रिकवर किया जाता है। फिर सेक्शन 432 की बात करें तो ये बताता है कि जो पावर है यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की वो सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है सेंटेंसेस को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे सस्पेंड कर सकती है, रिमिट कर सकती है सेंटेंसेस को। एक मिनट, हाँ। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे है जेल में, तो जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सस्पेंशन रिमिशन करने के लिए वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कौन करता है, तो वो मतलब नहीं, मतलब कौन करता है नहीं, किसके थ्रू की जाती है, तो विल बी मेड थ्रू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। सो यहाँ पे सस्पेंशन रिमिशन आपको मतलब पता होगा। सस्पेंड का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए रोक देना, और रिमिट का मतलब होता है कम कर देना। मतलब सपोज करिए कि किसी को 10 साल की सजा मिली थी तो 5 साल में रिमिट कर देते हैं, या फिर किसी तरीके से उसका नेचर चेंज कर देना। तो कम्यूट का मतलब हो जाता है एक तरीके से कि सजा को कम कर देना, और रिमिट का मतलब होता है कि उसका नेचर बदल देना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमने ये देखा यहाँ पे कि अगर कोई एप्लीकेशन है सस्पेंशन रिमिशन की, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, अगर वो पर्सन जेल में होगा तो किसके थ्रू होगी, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल के थ्रू होगी, ऐसा सेक्शन 432 बताता है। फिर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एक्सटेंड होती थी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और अगर बाकी दूसरे केसेस की अगर हम बात करें तो वहां पे स्टेट होगा। जैसे कि हमने आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें आपको याद होगा, तो उस तरीके से ही मतलब कि अगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड होगी तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी, और बाकी अदर ऑफेंसेस में स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता ही होगी बात। फिर जो सेक्शन यहाँ पे 433 है वो बताता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट कर सकती है सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस ऑफ डेथ है उसको यहाँ पे किसी अदर पनिशमेंट पे कम्यूट कर सकते हैं जो कि आईपीसी में प्रोवाइडेड है मतलब। तो सपोज करिए किसी को डेथ सेंटेंस हुई थी, तो डेथ सेंटेंस को यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट करके किसी एनी अदर पनिशमेंट में कर देगी जो आईपीसी में प्रोवाइड की गई है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट कर सकती है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को भी। तो जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो कम्यूट करेगी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ को, लेकिन कब तक के लिए, कितने टाइम तक के लिए कर सकती है, तो 14 ईयर्स। मतलब सपोज करिए कि किसी को अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुआ था, और अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कम्यूट कर देती है, मतलब कम कर देती है, तो कम कितना करेगी, तो कम से कम फिर भी 14 साल के लिए तो उसको जाना ही पड़ेगा। अगर मतलब किसी को भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुआ था तो कम से कम उसको अगर कम्यूट कर दिया है सेंटेंस को, तो भी उसको कम से कम 14 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सेंटेंस है अगर वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट था, तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर अ टर्म विद दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस और फॉर फाइन। सो अगर किसी पर्सन को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट में किया जा सकता है जितना भी उस पर्सन को यहाँ पे सेंटेंस किया जा सकता था, मतलब उतने टर्म के लिए। मतलब यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी कर रहे हैं तो उस टर्म के लिए ही करना पड़ेगा जितना उस ऑफेंडर को यहाँ पे सेंटेंस किया जा सकता था, या फिर फाइन के लिए, या फिर मतलब फाइन में कन्वर्ट कर देंगे। और जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसको भी फाइन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फाइन लेके भी छोड़ सकते हैं, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट को भी फाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे याद रखिएगा। अब जो सेक्शन
433(8) है, वो बताता है यहाँ पे पावर्स है यहाँ पे, मतलब पावर्स जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है यहाँ पे, जो कम्यूटेशन और इमिशन की पावर है उनके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है 433(a). तो 433(a) बता देता है कि जब भी कोई पर्सन है यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसको दी गया है किसी कन्विक्शन में, और उसमें जो था डेथ सेंटेंस भी वन ऑफ द पनिशमेंट में था उस लॉ में, मतलब उसमें डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती थी, या फिर उसको सेंटेंस ऑफ डेथ इम्पोज किया गया था और पर्सन को कम्यूट करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया गया था अंडर सेक्शन 433 में। तो उस पर्सन को कम यहाँ पे रिलीज नहीं किया जा सकता जब तक कि वो पर्सन यहाँ पे कम से कम 14 साल तक इम्प्रिजनमेंट में सर्व ना कर ले। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया जहाँ पे डेथ भी दिया सकती थी, या फिर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया था जिसको कम्यूटेशन करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उस पर्सन को हम तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि 14 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट काट नहीं लेता। फिर यहाँ पे केस था अशोक कुमार गोलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 433(a) को अपहेल्ड किया गया था। अब जो सेक्शन 434 है बताता है पावर जो है यहाँ पे कन्फर की गई सेक्शन 432 433 में इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, वो यहाँ पे एक्सरसाइज दोनों लोग कर सकते हैं, मतलब दोनों लोग नहीं, मतलब दोनों गवर्नमेंट कर सकती है कंकरेंटली, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। तो सेक्शन 434 सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि जो पावर है सेक्शन 433 एंड 432 में, उसको यहाँ पे एक्सरसाइज किया जा सकता है कंकरेंटली बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। फिर सेक्शन 435 जो है वो बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक्ट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट in case the offence is investigated by the Delhi Special Police Establishment or cases involving the misappropriation and destruction or damage of the property belonging to central government or offence committed by a person in the service of central government। तो 435 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं सॉरी, यहाँ पे जब भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट तभी कर सकती है अगर किसी तरीके का कम्यूटेशन वगैरह कर रही है, जब वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले ले। क्यों लेना पड़ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, मतलब कंसल्टेशन कर ली एक तरीके से, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक वो कंसल्टेशन नहीं कर ली थी तब तक स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाएगी किन किन ऑफेंसेस में, जब या मतलब कौन कौन से ऑफेंसेस ऐसे होंगे, तो उन ऑफेंसेस में अगर वो, मतलब उन ऑफेंसेस में यहाँ पे उनको कंसल्टेशन करना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तभी वो कम्यूट कर पाएंगे। जो ऑफेंस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किए गए या तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, या फिर कुछ तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज, जो भी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिलोंग करती है, या फिर कोई ऑफेंस जो है किसी पर्सन ने कमिट किया है इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे इन सब ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। परमिशन लेना नहीं सॉरी, कंसल्टेशन करना जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन करने के बाद ही कमिट कर सकती है। फिर जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू बेल एंड बॉन्ड्स, वो प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर 33 में, जो कि सेक्शन 436 से लेके 450 तक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 436 सेक्शन की बात करें तो 436 बताता है बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाती है, या तो पुलिस ऑफिसर दे देते हैं या कोर्ट दे देती है, दोनों ही दे देते हैं, मतलब एज अ मैटर ऑफ राइट बोथ बाय पुलिस ऑफिसर या कोर्ट, दोनों यहाँ पे बेल दे देते हैं बेलेबल ऑफेंस में। तो फिर 436 ए जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, उसमें बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम पीरियड है जिसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन किया जा सकता है, 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड जो इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड है उस ऑफेंस के लिए, उसके लिए रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ इट्स नॉट एन ऑफेंस विच फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट। तो सपोज करिए, इसका एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि 436 ए सिर्फ इतनी सी बात करता है कि सपोज करिए किसी ने थेफ्ट किया, थेफ्ट की अगर पनिशमेंट 3 इयर्स की है सपोज करिए, तो थेफ्ट की पनिशमेंट 3 इयर्स की है, तो कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को हम कितने साल तक प्रिजन में रख सकते हैं, 1.5 ईयर्स के लिए, मतलब 1 साल पूरा और दूसरा हाफ ईयर्स। क्यों? क्योंकि 3 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना होगा, 3 का हाफ होगा 1.5, 1.5, मतलब 3 का हाफ होगा 1.5, तो 1.5 ईयर्स के लिए ही हम उसको जेल में रख पाएंगे, उसके बाद हमें रिलीज करना होगा। लेकिन ये जो प्रोविजंस है ये तब अप्लाई नहीं होंगे जब कोई ऐसा ऑफेंस हो जिसमें पनिशमेंट डेथ की भी दी जा सकती है,
मतलब डेथ, पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट, तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। फिर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी की बात करें तो यहाँ पे ये बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बोला जाता है जनरली। तो जो भी पर्सन है यहाँ पे एक्यूज है, सस्पेक्टेड है कि उसने कमीशन किया है कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है विदाउट वारंट बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। और अगर उनको अपीयर्स लगता है, मतलब अपीयर्स और ब्रॉड बिफोर द कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, ही मे बी रिलीज ऑन बेल, उसको बेल पे रिलीज किया जा सकता है। लेकिन उस पर्सन को यहाँ पे रिलीज तब नहीं किया जाएगा अगर यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग है कि अगर वो पर्सन यहाँ पे गिल्टी हो सकता है किसी भी ऑफेंस का लिए जो भी पनिशेबल हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ के लिए। तो बेल यहाँ पे तब नहीं आती जब अगर वो पर्सन सस्पेक्टेड है किसी ऐसे ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हो सकता है जिसमें या तो डेथ सेंटेंस दी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट में एक चीज और दी हुई है कि कोर्ट यहाँ पे रिलीज कर सकती है अगर वो पर्सन जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एज का है, या फिर वो वुमेन है, या फिर सिक और इन्फर्म है। तो कोर्ट यहाँ पे बेल दे देती है, लेकिन कोर्ट की कंडीशन से बेल देती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, या तो वो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज का होगा, या फिर कोई वुमेन है या फिर सिक और इन्फर्म है, तो उनको बेल दे दी जाती है। और जनरली बेल दे दी जाती है लेकिन इन चीजों में नहीं दी जाएगी जब अगर उनको लगता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ में वन ऑफ द पनिशमेंट्स है जो ऑफेंस के लिए वो यहाँ पे गिल्टी लग रहा है। फिर जो पर्सन है अरेस्ट किया गया अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस बेलेबल है, तो उसको रिलीज किया जा सकता है बेल में। मतलब पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया लेकिन कोर्ट को लगता है कि जो ऑफेंस है वो बेलेबल लग रही है जो उसने की होंगी, तो कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है। ऐसा सेक्शन 437 का सबसेक्शन 2 बताता है। अब 437 का सबसेक्शन 3 है कि कोर्ट यहाँ पे इम्पोज कर सकती है कंडीशन ऑन बेल, बेल के ऊपर कंडीशंस वगैरह इम्पोज कर सकती है। सॉरी। अब कोर्ट जो रिलीज करती है बेल पे सेक्शन 431, सॉरी 437 के सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में, मतलब 437 बोल रहा हूँ, उसको कैंसिल भी कर सकती है बेल को अंडर सेक्शन 437 के सबसेक्शन 5 में। अब 437 का ए जो है वो बताता है कि बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल एंड बिफोर द डिस्पोजल ऑफ अपील द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस शैल रिक्वायर द एक्यूज टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद श्योरिटीज टू अपीयर बिफोर हायर कोर्ट। तो क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन का कंक्लूजन होने वाला है ट्रायल का, बिफोर डिस्पोजल वगैरह अपील अपील का डिस्पोजल होने के पहले, जो भी कोर्ट अगर किसी पर्सन को ट्राई कर रही है, अगर उनको लगता है तो वो एग्जीक्यूट करवा सकती है बॉन्ड विथ श्योरिटीज के साथ उस पर्सन से कि वो हायर कोर्ट के यहाँ पे अपीयर होगा। अब ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय पर्सन एप्रीहेंडिंग द अरेस्ट ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में अंडर सेक्शन 438 में गिव द direction that the person sorry direction that in the event of such arrest he shall be released on bail। तो क्या इसका मतलब है कि जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे है किसी पर्सन को अगर एप्रीहेंशन है, मतलब किसी भी पर्सन को इस तरीके से डर है कि उसको कोई भी पर्सन यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस में फंसा सकता है, तो वो यहाँ पे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास रिक्वेस्ट कर सकता है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में। तो फिर वो कोर्ट जो है वो यहाँ पे डायरेक्शन दे देती है कि जब भी इस पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट किया जाएगा तो बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब उस ऑर्डर को शो करेगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का यूज ये होता है कि जब भी किसी पर्सन को ये डर होता है, एप्रीहेंशन होता है कि उसके ऊपर कोई पर्सन ऐसे एलिगेशन लगा सकता है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो पर्सन एक तरीके से एंटीसिपेशन मतलब बेल पहले से ही ले सकता है। वो उसकी एप्लीकेशन में तो हाई कोर्ट में करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में करेगा, और ये एक तरीके से उस तरीके से वो कोर्ट फिर एक डायरेक्शन दे देती है कि जैसे ही उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब जैसे ही वो ऑर्डर को शो कर देगा तो उसको वो पुलिस फिर छोड़ देगी। फिर गुलबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, उसमें एंटीसिपेटरी बेल जो है उसमें ये बताया गया था कि जो एंटीसिपेटरी बेल है कैन बी फॉर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड पीरियड हो सकती है, या तो लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकती है या फिर अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो सकती है, ऐसा गुलबख्श सिंह और स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया था। फिर दूसरा एक केस था सलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो यहाँ पे लॉन्गर पीरियड के लिए ग्रांट की जा सकती है। फिर डी के गणेश बाबू वर्सेस पीटी
मानेकरण वाले केस में बताया, मतलब ये केस भी एंटीसिपेटरी बिल से रिलेटेड था, मतलब बस इतना याद रखेंगे कि डीके गणेश बाबू वर्सेस पीटी मानेकरण का भी केस इससे रिलेटेड था, एंटीसिपेटरी बिल का। फिर जो अंडर सेक्शन 438 है, तो कोर्ट इशू कर सकती है यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर, और उसमें ग्रांट कर सकती है एंटीसिपेटरी बेल अपॉन इंटरिम ऑर्डर। तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से बस ये है कि इंटरिम ऑर्डर की तरह दी जा सकती है एंटीसिपेटरी बेल, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की। जब भी मतलब किसी को भी पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है, तो एंटीसिपेटरी बेल देने के पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देंगे बीइंग हर्ड की। सिंपल सी बात है। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।